हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान का आखिरी पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है ध्वनि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं साउंड। तो ये आखिरी पाठ है। इस पाठ के बाद पूरी विज्ञान समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान पहले ही खत्म हो चुका है। तो अध्याय का नाम है ध्वनि। तो सबसे पहले हम ध्वनि के बारे में पढ़ें कि ध्वनि क्या होती है। तो ध्वनि जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में श्रवण संवेदना उत्पन्न करती है। कि हम सुनते इसलिए हैं क्योंकि ध्वनि होती है। ध्वनि से किस लिए सुनते हैं? जब ध्वनि हमारे कानों में पहुंचती है तो कानों में पहुंचने के बाद अंदर कानों में कंपन होता है, तो एक तरंग निकलती है। वो तरंग जो होती है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। जब मस्तिष्क तक पहुंचती है, हमारे मस्तिष्क को जब पता चलता है, तब हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। यानी अगर आवाज से हमारे कान में जाए और दिमाग में न जाए तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। सुनाई इसलिए पड़ता है क्योंकि आवाज कान के जरिए वो अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं लगी होती हैं। तो शरीर में सभी अंगों के लिए अलग अलग तंत्रिकाएं होती हैं। जो कान के अंदर की तंत्रिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क को सूचना पहुंचाती है। जब मस्तिष्क के पास आवाज पहुंचती है तब हमें सुनाई पड़ता है। तो ध्वनि की परिभाषा यही बताएंगे कि ध्वनि एक ऊर्जा होती है जो हमारे कानों में श्रवण संवेदना उत्पन्न करती है। तो जब श्रवण संवेदना उत्पन्न होती है तब हमें सुनाई पड़ता है। तो ध्वनि होती है। और ध्वनि निकलती कैसे? जब हम बोलते हैं तो हमारे कान में यहाँ पर कंठ होता है, तो कंठ में कंपन होता है। तो कंपन से ही ध्वनि का संचरण होता है। बात याद रखिए। अगर कंपन नहीं होगा तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा। तो अध्याय है ध्वनि। ध्वनि समझ गए हैं। ध्वनि क्या होती है? एक ऊर्जा है जो कि हमारे कानों में श्रवण संवेदना उत्पन्न करती है। तो हम बात करते हैं ध्वनि के प्रकार की, कि ध्वनि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जो ध्वनि के प्रकार हैं विशेष रूप से दो तरह के। तो ध्वनि के प्रकार के लिए यहाँ पे तरंगे होती हैं। तो हम ध्वनि तरंगों की बात करेंगे। ध्वनि तरंगों के प्रकार। ध्वनि तरंगे, तरंग क्या होती है? जैसे कि ऐसे ऐसे चलती है, जो ऐसे ऐसे इस तरह से जिग जैग मोशन चलती हैं, ये तरंगे होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी जो आवाज निकलती है या किसी भी यंत्र की आवाज, वाहन की आवाज, वो इसी तरह से चलती है इस पर। इनको कहते हैं ध्वनि तरंगे। जिस तरह से सूर्य की किरण तरंगों के रूप में आती है, वैसे ही ध्वनि भी तरंग के रूप में होती है। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जिन माध्यम से हम ध्वनि को सुनते हैं, ये ध्वनि तरंगे दो तरह की होती हैं। पहली होती है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक ध्वनि तरंगे। दूसरी विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पे हम ध्वनि तरंगों की बात कर रहे हैं। तो ध्वनि तरंगे दो तरह की, एक है यांत्रिक तरंगे और दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो पहले ये पढ़ते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, इनके लिए हमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। यानी वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वे यांत्रिक ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। लेकिन वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। तो सीधी सी परिभाषा है, जिन तरंगों को व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़े। अब माध्यम चाहे वो ठोस अवस्था का हो, द्रव अवस्था का हो, गैस अवस्था का हो, कोई भी हो, पर किसी न किसी माध्यम की जरूरत जब पड़ती है तब उन तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। लेकिन जब किसी माध्यम के बिना, यानी विदाउट सपोर्ट जो तरंगे चलती हैं, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो हमारे सिलेबस में जो है वो यांत्रिक तरंगे है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो जो यांत्रिक तरंगे समझ गए होंगे कि वे तरंगे हैं
जिनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही है इसके भी संचरण के लिए माध्यम की जरूरत है। हमारी आवाज दूसरे कान में इसलिए पहुंच पा रही है क्योंकि माध्यम, क्योंकि बीच में हमें दिखे भरे ना, लेकिन हवा होता है तो हवा एक माध्यम है, तो हवा के जरिए हमारी आवाज दूसरे के पास पहुंचती है। तो ये माध्यम होता है, यानी कि हम जो बोल रहे हैं हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही है, जो गाड़ियों की आवाज है, अन्य चीजों की आवाज है, वो सबकी सब क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती है, क्योंकि माध्यम की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो बिना माध्यम के हमारी आवाज पहुंचे, अगर माध्यम नहीं होगा तो हमारी आवाज कहीं नहीं जाएगी। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहली अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरी अनुदैर्घ्य तरंगे जिन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंगे। तो ये दो तरह की तरंगे होती हैं। तो इन्हीं दोनों को समझना है कि इनके बीच में अंतर भी आता है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है। तो अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य के पहले हम एक चित्र के बारे में समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक माध्यम है, यानी स्रोत है, क्योंकि जो ध्वनि होती है किसी न किसी स्रोत से निकल, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा मुख्य प्रकाश क्या हुआ, ध्वनि का स्रोत हो गया। मेन चीज तो कंठ होगा, यहाँ से निकल रही, मतलब जो कंठ है ध्वनि का स्रोत यहाँ से निकल रहा है। जैसे कोई गाड़ी है और गाड़ी में हॉर्न से आवाज निकल रही है तो वो उसका स्रोत हो गया। हम ढोलक बजा रहे हैं तो ढोलक से आवाज निकल, ढोलक का स्रोत हो गया। हारमोनियम बजाएं, बीड़ा बजाएं, गिटार बजाएं, तो जो भी यंत्र बजा रहे हैं वो क्या है, उस ध्वनि का स्रोत होता है। तो जैसे ध्वनि का स्रोत है, अब यहाँ की बात कर रहे हैं, तरंगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे से ध्वनि शब्द को हटा ही देते हैं क्योंकि तरंगे ध्वनि की भी होती हैं, अदर भी होती हैं, तो हम तरंगों की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे जैसे हैं इस प्रकार से स्रोत। अब इस स्रोत से तरंगे निकली, तो मान लीजिए सीधा, अब ये तरंग ऐसे जा रही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यानी इस तरह से तरंगे अगर जा रही है, यानी कि इस प्रकार से क्या है, ये लंबवत है, 90 अंक को एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो ऊपरी पोर्शन को हम बोलते हैं सुरंग, जो ऊपर वाला भाग है, नीचे वाले भाग को बोलते हैं गर्त। यही चलेगा, ये सुरंग ये गर्त। तो यहाँ पे क्या है, लंबवत हो रहा है, यानी कि वे तरंगे जो संचरण की दिशा के लंबवत चलती है उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। वे तरंगे जो संचरण की, जैसे संचरण का, जैसे इधर संचरण हो रहा है, इधर संचार हो रहा है, तो वे तरंगे जो संचरण की दिशा के लंबवत चलती है, यानी ऊपर नीचे, एक बार ऊपर 90 से कोण बना रही है, एक बार फिर नीचे 90 से कोण बना रही है। साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोण बना है, नीचे देखें तो 90 अंश का कोण बना है। तो ये भी लंबवत, ये भी लंबवत, यानी ऊपरी पोर्शन नीचे पोर्शन। तो वे तरंगे जो संचरण की, जैसे संचरण की दिशा है, किस दिशा में संचरण हो रहा है, संचरण की दिशा, तो जो तरंगे संचरण की दिशा के लंबवत या अभिलंबवत चलती हैं या कार्य करती हैं, उन तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के ऊपरी भाग को स्रंग कहते हैं, यानी जो ऊपर का अधिकतम भाग होता है उसके निचले भाग को गर्त कहते हैं। ये दो बात याद रखें। तो ये हो गई अनुप्रस्थ तरंगे। अब अनुदैर्घ्य तरंगों की बात कर लें, इसका चित्र बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे सिस्टम है और इसमें ये होता है कि यहाँ की जो तरंगे होती हैं वो ऊपर नीचे नहीं बल्कि अगल बगल, जैसे कि ऐसे ऐसे अगल बगल चलती हैं, यानी कि एक प्रकार से ये समांतर होती हैं, और समांतर होती हैं तो लंबवत तो रहेंगे नहीं, तो ये लंबवत होती हैं और ये समांतर होती हैं। समांतर, समांतर कह लें या फिर संचरण की दिशा के अनुदिश कह सकते हैं, संचरण की दिशा के अनुदिश, उसी दिशा। तो वे यांत्रिक तरंगे जो संचरण की दिशा के अनुदिश चलती है या फिर
संचरण की दिशा के समांतर चलती हैं उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अब इनमें थोड़ा ज्यादा छोटा कर दिया है, तो मिटा के बड़ा कर दें, इतना छोटा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें जो तरंगे जो चल रही हैं, इनमें जो सकला भाग होता है ऊपरी भाग संपीड़न कहते हैं, और जो दूर का भाग होता है उसे विरलन बोलते हैं। यानी वह भाग जहाँ पे संपीड़ित कणों की दूरी कम हो उसे संपीड़न कहते हैं, और जहाँ पे कणों की दूरी अधिक हो उसे विरलन कहते हैं। जैसे यहाँ पे श्रृंगगत है, यहाँ पे संपीड़न विरलन होता है। तो इस परिभाषा में क्या बताया गया, तो वे यांत्रिक तरंगे जो संचरण की दिशा के लंबवत चलती है उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। वे यांत्रिक तरंगे जो संचरण की दिशा के समांतर चलती है उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। तो ये दोनों का अंतर है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई रस्सी से यहाँ रस्सी बांध दी गई, अब रस्सी को हम अगर खींच कर छोड़ दें तो रस्सी का ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर ऊपर नीचे से करती रहेगी, यानी एक प्रकार से क्या होगी, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न करेगी। लेकिन जैसे कोई स्प्रिंग ले लें, उसको खींच कर छोड़ दे तो क्या करें, वो ऊपर नीचे न करके अगल बगल यानी इधर आएगी उधर आएगी, ऐसे ऐसे चलेगी। तो सीधे से मतलब ये है कि अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ऊपर और नीचे गति करती हैं, और जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं वो बाएं दाएं गति करती हैं। तो ये अंतर होता है, ये तो 90 कोण बनाती है, ये सीधा होती है, तो 90 कोण नहीं बनाती है, तो लंबवत नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं कि तरंगे समझ गए होंगे। यांत्रिक तरंगे लंबवत चलती है और अनुदैर्घ्य तरंगे समांतर चलती है। ये दोनों के बीच का अंतर, मतलब अंतर की परिभाषा होगी, अंतर भी बता दें तो क्लियर होगा। अगर हम दोनों के अंतर की बात करें, यहाँ बता देते हैं, इतनी बात हो रहा है। एक तरफ हम बात कर लेते हैं, यानी मिटा ही देते हैं, ये समझ गए होंगे। अब इनको मिटा के दोनों के बीच में अंतर बताते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर क्या क्या होते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, तो एक अंतर तो इनकी परिभाषा से ही बन रहा है। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं क्या होती हैं, संचरण की दिशा के लंबवत चलती है। अनुदैर्घ्य तरंगे संचरण की दिशा के समानांतर चलती है। ये पहली बात है। इनमें जो तरंगे होती हैं जिनका कंपन होता है वो संघ व गर्त के रूप में दिखा, और इनमें संपीड़न व विरलन के रूप में दिखा। इनकी दिशा में बता दीजिए क्या करती हैं, ऊपर नीचे गति करती है, और ये दाएं बाएं गति करती है। अब माध्यम की बात कर लें, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये ठोस व द्रव माध्यम गति करती है, गैस में नहीं चलती। और जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ये ठोस द्रव गैस सब में गति करती है। तो हमने चार अंतरों की बात कर ली कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर क्या है। अब इसके बाद हम जैसे कि ध्वनि तरंगों में पहला पढ़े हैं यांत्रिक तरंग, दूसरा हमने नाम क्या लिया था, विद्युत चुंबकीय तरंग। इनके बारे में बात करते हैं।
तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ना उनको ठोस चाहिए, न द्रव चाहिए, न गैस चाहिए। जैसे कि एक्स किरणें, जो एक्सरे निकलवाते हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो किरणें, अब ये सब जो किरणें हैं इनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग। फिर प्रकाश क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट, जो सूर्य की प्रकाश की किरण है, हाँ सूर्य प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की किरण, जिन्हें बोलते हैं पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं जो सूरज का प्रकाश होता है। ये तो हमने बात कर ली ध्वनि क्या होती है और दो तरंगों के प्रकार क्या होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, क्यों मिटाएंगे। अब हमें बात करना है कि संचरण, इनका संचरण कहाँ कहाँ होता है। तो ध्वनि की तरंगों का संचरण, संचरण मतलब आना जाना। ध्वनि की जो तरंगों का संचरण होता है वो जैसे कि बता चुके हैं तीनों माध्यम में होता है। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं तीनों माध्यम में होती हैं और जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ये सिर्फ ठोस द्रव में होती हैं। तो हमें इस बात करना है कि जो ठोस होता है, ठोस में संचरण सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। तो ये बात याद रखेंगे कि जो जो ध्वनि तरंगों का संचरण होता है, संचार होता है, आना जाना होता है, वो तीनों अवस्थाओं में होता है, लेकिन ठोस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। और ठोसों में सबसे ज्यादा ध्वनि का जो संचार होता है वो स्टील में होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे धातु की बात करते हैं, धातु ठोस है और धातु में जो ध्वनि का तरंग होता है वो लगभग 5076 मीटर पर सेकेंड, ये ध्वनि का वेग है एक धातु में, ध्वनि का वेग। वहीं अगर हम द्रव की बात कर लें तो धातु क्या है, ठोस। द्रव की बात कर लें तो द्रव में जो होता है ये होता है लगभग 1140 से 1150 मीटर पर सेकेंड, तो कम हो गया। अब हम गैस की बात कर लें, जैसे वायु, और वायु गैस है। द्रव यानी हम जल की बात कर लें, गैस। तो वायु में जो संचरण होता है ये लगभग 340 से 330 से 350 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो 332 मीटर पर सेकेंड यूज किया जाता है। तो ध्वनि की तरंगों का जो संचरण होता है वो सभी माध्यम होता है, लेकिन ठोस माध्यम में सबसे अधिक होता है, उससे कम द्रव माध्यमों में, उससे कम गैस माध्यम। जैसे हमने उदाहरण ले लिया कि धातु में 5076 मीटर पर सेकेंड ध्वनि का वेग, वहीं पे द्रव में 1140 से 1150 मीटर पर सेकेंड, गैसों में 330 से 350 मीटर पर सेकेंड होता है। इनमें विशेष रूप से वायु की बात करें तो 332 मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि का जो संचरण होता है ये बहुत सारी बातों में निर्भर करता है। जैसे इसमें दाब का तो कोई खास प्रभाव नहीं होता, बाकी ताप का भी प्रभाव होता है, यानी जब तापमान ज्यादा होता है तो ध्वनि का संचार थोड़ा कम होता है, यानी तापमान के कारण ध्वनि का संचार थोड़ा दब जाता है। और जब तापमान कम होता है ठंडी के मौसम में तो ध्वनि का संचार ज्यादा होता है। तो ये सब बातें होती हैं। तो ये तो ध्वनि के संचार की बात हो गई। अब हमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों बारे बात करना है, जैसे कि अब ध्वनि के संचरण में कुछ पद होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए, बताते हैं कि कौन कौन से पद इसमें आते हैं।
तो ध्वनि संचार में जो जो पद प्रयुक्त किए जाते हैं, कुछ पदों के बारे में बात करते हैं। ध्वनि संचार में प्रयुक्त पद कौन कौन से पद हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो ध्वनि संचार में होती है साम्यावस्था। सबसे पहले काम करते हैं कि हम एक बना देते हैं कि मान लीजिए एक स्रोत है, ये ध्वनि का स्रोत है, जहाँ से ध्वनि निकलेगी। तो ध्वनि ऐसे ऐसे गति करेगी, ध्वनि का स्रोत। या फिर जो ध्वनि की गति होती है वो ऐसी पेंडुलम जैसा होती है। मान लीजिए एक वस्तु है, अब यहाँ से हम ऐसे लटका दिए, पेंडुलम जैसे होता है, तो पेंडुलम में इधर गति करता है, उधर गति करता है, तो वैसे ही टाइप का सिस्टम होता है। और जब रुक जाता है उसे कहते हैं साम्यावस्था, नहीं साम्यावस्था में। तो जो ध्वनि संचार में प्रयुक्त पद होता है, पहला होता है साम्यावस्था या साम्य स्थिति। साम्य स्थिति या साम्यावस्था, साम्यावस्था संतुलन व्यवस्था। यानी जब ध्वनि कोई कण होता है, कण कंपन करता है, जब कंपन करता है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब वो कण का कंपन जब एक साम्य अवस्था में आ जाता है, यानी कि ऐसी अवस्था में आ जाता है जब कंपन रुक जाता है, यानी एक जगह पर ठहर जाता है, तो उस स्थिति कहते हैं साम्यावस्था। जब हिलना डुलना बंद हो जाए तो साम्य होता है। और इसके अंतर बात करें विस्थापन। जब कंपन कर रहा है तो साम्यावस्था जैसे जहां पे आनी, साम्यावस्था से कंपन के कण की दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए साम्यावस्था है, अभी साम्यावस्था से कंपन कण यहाँ तक जा रहा है, इस दूरी को बोलेंगे विस्थापन। तो साम्य स्थिति की कंपन के कण से दूरी विस्थापन कहलाती है। इसी में एक पद आता है आयाम, जिसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, एम्पलीट्यूड ए। अब आयाम क्या होता है? आयाम में ये बताया गया कि कोई वस्तु जब कंपन कर तरंग कंपन कर रही है तो अधिकतम कहाँ तक जा सकती है। जैसे मान लीजिए अधिकतम यहाँ तक जा सकती है, इधर इधर यहाँ तक जा सकती है, मतलब दाएं बाएं दोनों तरफ से कहाँ तक वो आ जा सकती है, उसको कहते हैं आयाम। जैसे यहाँ पे क्या है, ऊपर गई, वहां से लेके यहाँ तक आई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये टोटल क्या है, आयाम। आयाम का मतलब क्या हुआ कि साम्य स्थिति से कोई कंपित कर अधिकतम कितनी दूरी तक कंपन कर सकता है, उस कुल दूरी को आयाम कहते हैं। तो आयाम टोटल हो गए। अब वो इसी में और शब्द आते हैं, जैसे कि इसी में आता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है तरंग की लंबाई। अब एक पूरी तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, यानी सुरंग गर्त तो मिला के सुरंग है, ये गर्त है। तो एक फुल तरंग ये नहीं है, एक फुल तरंग यानी इतनी होती है यहाँ तक कि एक तरंग, तो वहां से दो तरंग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तरंग दैर्घ्य को, ये होती है तरंग दैर्घ्य यानी तरंग की लंबाई। तो एक तरंग व एक गर्त या फिर एक पूर्ण तरंग की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग की लंबाई। तो एक तरंग की लंबाई को तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो जहां से निकल रहा वहां से लेके कंप्लीट एक राउंड, तो ये हाफ ये हुआ, हाफ ये मिला के, तो एक राउंड जो हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, इसको लैम्डा बोलते हैं। और ऊपर नीचे की अधिकतम जो ऊंचाई नीचाई आई है, ये आयाम। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो साम्य स्थिति होती है वहां से अधिकतम कितनी दूरी तक कर आ जा सकता है, उस दूरी को हम आयाम कहते हैं। और एक तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आवृत्ति की बात करते हैं, यह विस्थापन था, विस्थापन इस तरह से करते हैं। आयाम जो है वो क्या ना, आवृत्ति, आवृत्ति को एम या फिर न्यू से प्रदर्शित करते हैं।
आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है? एक सेकेंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में जितना कंपन होगा उसी को कहते हैं आवृत्ति। जैसे कि यहाँ स्रोत है ध्वनि का स्रोत, अब यहाँ से कंपन कर दिया जाए, एक सेकेंड में कितने कंपन हो, सारे कंपन गिन डाले तो उस टोटल संख्या को आवृत्ति कहेंगे। अगला टॉपिक है आवर्तकाल। जिसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो कंपन में लगे समय, यानी एक कंपन में या किसी कण के एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो आवृत्ति तो हो गई कंपनों की संख्या, लेकिन आवर्तकाल क्या हुआ? कंपन में लगा समय। तो एक कंपन में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 1/μ या फिर μ इक्वल टू 1/T। तो आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच जो रिलेशन होता है इस रूप से दिखाया जाता है। तो सामर्थ्य समझ गए होंगे, जिस स्थिति में एकदम बैलेंस बन जाए कंपन का, वो होता है साम्य विस्थापन। अब साम्य स्थिति से कण कितना दूरी पर है, अधिकतम दूरी पर, वो होता है विस्थापन। और साम्य स्थिति से दोनों ओर, लेफ्ट राइट दोनों ओर कण अधिकतम कितना दूरी तक जा सकता है, उस दूरी को कहते हैं आयाम। एक तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक सेकेंड में कितनी बार कंपन हो रहा है उसे आवृत्ति कहते हैं। और एक कंपन में कितना समय लगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसी में एक आता है वेग, चाल, इसको वेग भी बोला। अब इसमें वेग भी आता है, हम तो जानते हैं वेग दूरी बटा समय विस्थापन बटा समय हो जाएगा। तो कण कितना, मतलब कि एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, दूरी बटा समय। तो d/t डिस्टेंस बाई टाइम, ये वेग होता है। अब कण दिए गए समय में कितनी दूरी तय कर रहा है वो उसका वेग है। तो ये सब बातें ध्वनि के संचार में प्रयुक्त होती हैं। यानी ध्वनि का संचार जब पढ़ते हैं तो उसमें इन सब शब्दों का यूज होता है। तो इनके बारे में जानना जरूरी है कि शब्द कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ बातें कर ली, बाकी अध्याय भी समाप्त नहीं हुआ। अभी और भी बातें हैं जिनको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, बाकी टॉपिक अगले वीडियो में।